बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन विद रेफरेंस टू कॉपर। देखिए, आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में जो कॉपर के वायर्स यूज होते हैं वो कहाँ से आती हैं? आपके जो मोबाइल में कॉपर होता है, आपका जो मोबाइल की बैटरीज होती हैं, आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है, उसमें कॉपर यूज होता है, वो कहाँ से आता है? ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि हम प्योर कॉपर कैसे बनाएंगे और कॉपर हमारे पास नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे एक रॉक से जिसमें कॉपर और फॉर्म में मौजूद है उसे हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से पास करेंगे और हम प्योर कॉपर बनाएंगे। हमें पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए आपका टाइम जाया नहीं करेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी किसे कहते हैं। मेटलर्जी बेसिकली हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है। हम मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़ेंगे कि कॉपर किस तरह के वो रॉक जो है जो जिसमें हमारे पास कॉपर और के फॉर्म में मौजूद है उसे हम किस तरह डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से पास करेंगे और इसमें और लास्ट में हम प्योर मेटल किस तरह ऑब्टेन करेंगे। हम उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे सीक्वेंस के साथ और लास्ट में हम पढ़ेंगे रियल वर्ल्ड फन, मतलब हमारे पास कॉपर कहां कहां पे यूज होता है डेली लाइफ में। सो देखिए, मेटलर्जी की अगर हम सिंपल डिफिनेशन करें तो मेटलर्जी की सिंपल डिफिनेशन ये होगी कि मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड प्योरीफाइंग देम फॉर द यूज। मेटलर्जी हमारे पास एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, मतलब वो जो रॉक था जिसमें कॉपर मौजूद था वो कॉपर का ओर फॉर्म था। सो मेटलर्जी में हमारे पास ऐसे साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल को, वो प्योर कॉपर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, जिसमें हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। थिंक ऑफ इट एज मेटल कुकिंग। जिस तरह घर में आप खाना पकाते हो तो मुख्तलिफ चीज़ों को उसमें डालते हो, मुख्तलिफ चीज़ों की आप सफाई करते हो, तो इसी तरह और भी जो मेटल प्यूरिफिकेशन है, मेटलर्जी है, वो भी उसी तरह है। जिस तरह आप लेट सपोज सब्जी का सालन बना रहे हो तो आप सब्जी को जमीन से निकालते हो, फिर उसे पानी से धोते हो, उसके छिलके दूर करते हो, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होती हैं उनसे उनमें मिक्स करते हो, फिर जाके आपके पास सब्जी का सालन बनता है। इसी तरह मेटलर्जी भी है। हमें कोई मेटल रिक्वायर्ड होता है तो हम उसे ज़मीन से निकाल लेते हैं, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से उसे पास कर लेते हैं, लास्ट में हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। This is basically metallurgy. Metallurgy is the science of extracting metal from their ore and purifying them for use. अच्छा, we take raw ingredients and transfer them into something useful. जिस तरह हमने एक रॉ मटेरियल रॉक लिया, उसके और जो कॉपर का और था हमारे पास, उसे हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से पास करेंगे और लास्ट में हम 99.9% प्योर कॉपर बनाएंगे। सो इस टॉपिक में डीप जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज मिनरल। मिनरल और में फर्क है। तमाम मिनरल्स और नहीं होते, लेकिन तमाम और जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स बेसिकली हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक खास केमिकल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल, नेचर मिनरल्स की अगर हम डिफिनेशन करें तो मिनरल्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विद अ डेफिनेट chemical composition. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या है? ये मिनरल्स है। मिनरल्स हमारे पास ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं विद अ डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड के जो NaCl फॉर्म है, सोडियम का जो NaCl फॉर्म है, दिस इज बेसिकली मिनरल। ऑन द अदर हैंड जो ओर्स होते हैं, ओर्स हमारे पास ऐसे मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, जिसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली फॉर द इकोनॉमिक पर्पसेस।
इकोनॉमिक फायदे के लिए हम मिनरल्स से क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मिनरल है सोडियम क्लोराइड का एक खास केमिकल कंपोजिशन है। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, एक मिनरल है। अब सोडियम और क्या होगा, सोडियम और हमारे पास क्या होगा, ये मिनरल्स होंगे। सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, यहां सोडियम क्लोराइड फॉर्म में है, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 फॉर्म में भी हो सकता है, सोडियम सल्फेट के फॉर्म में भी हो सकता है। हम डिफरेंट जो कार्बोनेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, इसे हम जो सोडियम एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, जो डिफरेंट मिनरल्स है, इसे हम जो सोडियम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली ये क्या है, ये सोडियम हमारे पास, ये जो लेट सपोज हमारे पास एक रॉक है जिसमें सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर ऐसे रॉक से हम सोडियम मेटल को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो रॉक हमारे पास क्या होगा, दैट रॉक विल एक्ट एज सोडियम ओर। सही है। सोडियम जो ओर होते हैं, इसकी डिफिनीशन अगर हम करें तो मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली ये बात आप और जहन में रख ले कि इकोनॉमिकली अगर हमारे पास एक रॉक है और इसमें ऐसे मेटल्स मौजूद हैं जिसे अगर हम एक्सट्रैक्ट भी करें तो हमारा खर्चा उन पे ज्यादा आएगा और वो मेटल उतने फायदेमंद नहीं होंगे, तो उसको हम फिर और कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इकोनॉमिकल हमारे पास है नहीं। तो और जो होते हैं बेसिकली हम इसमें मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि हम हमारा कोई इकोनॉमिक फायदा हो, जिस तरह अब हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब आते हैं गैंग की तरफ। व्हाट इज गैंग? Gangue is basically the unwanted rocky impurities mixed with ore. जो अनवांटेड रॉकी मटेरियल्स होते हैं, अनवांटेड, जो हमें जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो कॉपर के साथ जो हमने फर्स्ट स्लाइड में जो कॉपर का रॉक देखा था, उसमें जो सैंड है, उसमें जो उस पर जो मिट्टी लगी हुई है, उस पर जो डिफरेंट रॉकी मटेरियल्स हैं, वो हमारे पास क्या है, गैंग में आते हैं। देखिए यहां पर मेमोरी ट्रिक क्या है। मेमोरी ट्रिक आप ये रख लो ना कि गैंग की मिसाल गार्बेज जैसी है। गार्बेज मतलब अनवांटेड मटेरियल्स। गैंग की मिसाल क्या है, गैंग इज बेसिकली अनवांटेड मटेरियल। गैंग की मिसाल यहाँ पे क्या है, दिस इज अनवांटेड मटेरियल, ये हमें नहीं चाहिए होते। जो डिफरेंट रॉकी मटेरियल्स होते हैं, सैंड एंड सॉइल जो मेटल्स के साथ अटैच होता है, उसे हम कहते हैं गैंग। गैंग इज बेसिकली think of gang as garbage you need to throw away before getting to the treasure। मतलब खजाने को जाने के लिए हमने जो गंदगी वगैरह जो दूर फेंकते हैं उसको हम बेसिकली गैंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो रॉक उस कॉपर पर जो गंदगी लगी हुई होती है, उस रॉक पर जो मिट्टी होती है, जो रॉक्स होते हैं, जो कॉपर पर जो रॉक्स होते हैं, जो मिट्टी लगी होती है, जिस पर जो सैंड होता है, तो ये सैंड, रॉकी मटेरियल और सॉइल, ये क्या है, ये हमारे पास गैंग में आते हैं। देखिए हमारे पास दो तरह के मेटल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स, एक होते हैं हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स। दोनों को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग अलग है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको हम अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको हम अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक बताता हूं। देखिए हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेटल्स हैं। अब आप इसका ऑर्डर किस तरह, मतलब आपके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता चल जाएगा। ये ट्रिक आप याद रख लो। प्लीज सेंड कैट, मंकी एंड ज़ीब्रास इनटू कंट्रीज साइन गॉर्डन। ये नमूने आप याद कर लो। प्लीज सेंड cat, monkey and zebra into country sign golden। Please potassium, sand, sodium, cat, calcium, monkey, magnesium and aluminum, zebra, zinc, into iron, countries copper, sign silver and golden means gold। ये जो फर्स्ट आते हैं ना हमारे पास, ये जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये दे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन
Calcium is more reactive than magnesium. Magnesium is more reactive than aluminum. Aluminum is more reactive than zinc. Zinc is more reactive than iron. Iron is more reactive than copper. Copper is more reactive than silver. Silver is more reactive than gold. So ये इसका order है. सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मोर रिएक्टिव है, जबकि जो जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है दे आर लेस रिएक्टिव. सो इसके ऑर्डर को याद करने के लिए आप ये याद कर लो, प्लीज सेंड कैट, मंकी एंड ज़ीब्रास इनटू कंट्री साइन गार्डन. आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि मेटलर्जी किसे कहते हैं, हमारे पास मिनरल्स, ओर्स और गैंग्स क्या हैं, रिएक्टिव्स और मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं. अच्छा, अब मेटलर्जी की जरूरत हमारे पास क्यों आई? मेटलर्जी की जरूरत हमारे पास इसलिए आई ना, क्योंकि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, जो डिफरेंट आप मोबाइल फोन यूज करते हो, जो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स यूज करते हो, इसी तरह आप मुख्तलिफ और चीजें यूज करते हो. सो वो हमारे पास मेटलर्जी ही के थ्रू प्योरीफाई हुई हैं. एक अंदाजे के मुताबिक 439 पाउंड्स ऑफ कॉपर इज यूज्ड इन एवरी होम. मतलब ऑन एवरेज हर घर में 439 पाउंड्स ऑफ कॉपर यूज होता है, उसके पाइप्स की शक्ल में, वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स की शक्ल में, बर्तनों की शक्ल में. सो मेटलर्जी काफी अहम प्रोसेस है चीजों को, मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए. आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली प्यूरिफिकेशन हम करेंगे किस तरह. सो देखिए, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन मतलब हम कौन से प्रोसेस को मेटलर्जी के लिए यूज करेंगे. तो देखिए, मैं आपको पहले से बता दूं कि जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, कोई खास प्रोसेस, एक प्रोसेस नहीं है कि आप वो खास प्रोसेस यूज करोगे उसे सब मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आप करोगे और आपके पास मेटल प्यूरिफाई फॉर्म में आएंगे. नहीं, बल्कि हर मेटल्स के लिए, हर मेटल के फॉर्म के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं. देखिए, हम कौन सा मेटलर्जिकल प्रोसेस यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ओर है हमारे पास, और किस शक्ल में मौजूद है. आया वो हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म में मौजूद है, सल्फाइड फॉर्म में मौजूद है, कार्बोनेट फॉर्म में मौजूद है, क्लोराइड फॉर्म में मौजूद है. फॉर एग्जांपल, सोडियम हमारे पास Na2O फॉर्म में है जो कि सोडियम ऑक्साइड है, सल्फाइड फॉर्म में है, Na2SO4 फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में है, Na2CO3 फॉर्म में है, या NaCl फॉर्म में है. डिपेंड करता है कि आप कौन से मेटल के साथ डील कर रहे हो और मेटल और के किस फॉर्म में मौजूद है, तो इस पर मेटलर्जिकल ऑपरेशन डिपेंड करता है. दूसरी बात, कि आपका मेटल रिएक्टिव मेटल है या मोर रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव मेटल है. लेस रिएक्टिव मेथड को आप केमिकल मेथड से प्यूरिफाई करोगे और मोर रिएक्टिव मेटल को आप इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से प्यूरिफाई करोगे. यहां तक बात की समझ आ गई. और दूसरी बात डिपेंड करती है कि उसमें किस तरह का गैंग मौजूद है. फॉर एग्जांपल, उसमें सैंड मौजूद है, उसमें रॉक्स मौजूद है, उसमें सॉइल मौजूद है. सो बेसिकली, और किस फॉर्म में मौजूद है, आया मेटल हमारे पास रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, और इसमें किस तरह का गैंग मौजूद है, ये चीजें डिसाइड करती हैं कि आप कौन सा मेटलर्जिकल ऑपरेशन अपनाओगे. सो बेसिकली जो मेटलर्जी के लिए हम ऑपरेशन यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. मेटल को हम उसके गैंग से प्यूरिफाई करते हैं. द सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड्स. जो और हमने प्यूरिफाई किया है उसको हम उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में फिर हम उसका रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे. आगे हम ये प्रोसेसेस डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डरिए मत जनाब, हम एक एक प्रोसेस को काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं. अच्छा, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन जिसे हम एनरिचमेंट भी कह सकते हैं, ड्रेसिंग भी कह सकते हैं. इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो यूजलेस रॉकी पोर्शन होता है उसे अलग करते हैं, और जो बेसिकली मेटल्स जो डिफरेंट मिनरल्स फॉर्म में होते हैं उसे अलग करते हैं. बेसिकली अगर हम कहें तो हम रॉकी पोर्शन को अलग करते हैं और इसके जो मेटल है वो अलग करते हैं. अगर मैं कहूँ ना, तो अगर खजाना गन में पड़ा हो तो वो खजाना जब हम गन से बाहर निकालते हैं तो गन को बाहर फेंकते हैं और खजाना को बाहर निकाल लेते हैं. बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंसंट्रेशन. और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम बल्कि मटेरियल्स जो होते हैं, जो मतलब एक रॉक है
उसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, उसे हम डिफरेंट प्रोसेसेस से पास नहीं कर सकते। उस रॉक अकल वाली बात यह है कि आप उस रॉक से मेटल निकाल लो, बाकी जो गंदगी हो उसे फेंक दो, और जो मेटल डिफरेंट मिनरल्स फॉर्म में है उसे आप फर्दर प्रोसीड करो। बल्कि मटेरियल से बचने के लिए ये हम करते हैं, ताकि हमें रॉक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना करना पड़े, रॉक के साथ ज्यादा खेलना ना पड़े। और जाहिर सी बात है फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा अगर आप 500 ग्राम और मेटल्स अगर आप 500 ग्राम मेटल्स के साथ डील कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो, या आप 500 केजी रॉक जिसमें मेटल मौजूद है उससे हीट कर रहे हो। जाहिर सी बात है जो 500 केजी होगा उसे ज्यादा हीट लगेगी, उसे हीट करने के लिए ज्यादा फ्यूल लगेगा। और जो 500 ग्राम और है हमारे पास, जो 500 ग्राम जो मेटल्स हैं जो हमने और से एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसको हीट करने के लिए कम फ्यूल लगेगी। कंसंट्रेशन में हम करते क्या है, सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि जो रॉक होता है हमारे पास उसे हम हैमर के थ्रू स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लेंगे, फिर उस स्मॉल पीसेस को फिर फर्दर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्वराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पल्वराइजेशन। ये इस तरह इसे हटा देता हूं, इस यहां से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ, इस प्रोसेस में हम इस तरह करते हैं कि हम ह्यूज रॉक ले लेते हैं, चट्टान का एक बड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं, उसे हम हैमर के थ्रू उसे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ह्यूज लंप ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस यूजिंग क्रशर के थ्रू, हैमर के थ्रू उसे हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन ग्राउंडेड टू फाइन पाउडर यूजिंग बाल मिल के जरिए हम उसे फिर स्मॉल पाउडर फॉर्म में उसे फर्दर, जो हम छोटे पीसेस हमने किए हैं उसे फर्दर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम स्मॉल पीसेस को फाइन पाउडर में बाल मिल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं पल्वराइजेशन। इस प्रोसेस को हम पल्वराइजेशन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन में बेसिकली हमारे पास फिजिकल मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जो है दैट इज हैंड पिकिंग। आपने चीजों को ब्रेक डाउन किया क्रशर के थ्रू, आपने चीजों को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया, फिर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आप हाथों से जो आपको मेटल्स दिख रहा हो उसमें आप हाथों से उसे उठाओगे, सिंपली पिकिंग और बाय हैंड एंड ब्रेकिंग रॉक विद द हैमर। उस ओर को हम क्या करेंगे, उस ओर को हाथ के जरिए हम उठाएंगे, मतलब हमने हथौड़ा लिया है तो जो रॉ की पोर्शन है उसे फेंक रहे हैं, जो ओर और मेटालिक फॉर्म है उसे हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। हम मैग्नेट के थ्रू भी सेपरेशन कर सकते हैं, यूजिंग मैग्नेट टू सेपरेट मैग्नेटिक इंप्योरिटीज फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज। अब अगर मेटल्स हैं हमारे पास जो मैग्नेट के साथ स्टक होती हैं, ऑन द अदर हैंड जो रॉक है, सैंड है, सॉइल है, वो मेटल के साथ स्टक नहीं होता, मेटल के साथ नहीं चिपकता। हम हाथों के जरिए, मैग्नेट के जरिए हम ओर को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो हमने मेटल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है ना, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू भी हम इसे एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, बेसिकली यूजिंग वाटर स्ट्रीम टू वॉश अवे लाइटर गेइंग पार्टिकल्स एंड हेवी और जो होता है वो इस ग्रूव्स में क्या होता है, रह जाता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि हमने मेटल को उसके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इस पर उसे हम डाल लेते हैं, और ये जो आपको ये मशीन दिख रही है ना, ये अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करती है। जो हेवी मेटल्स होते हैं जो डार्क ब्लू शक्ल में आपको दिख रहे हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर गेइंग पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल वगैरह है वो ऊपर, ये जो लाइट ब्लू है वो ऊपर रह जाते हैं। इससे ऊपर हम फिर पानी पास करते हैं। पानी के साथ ये जो गंदगी है ये वाश हो जाती है, इस तरह नीचे आ जाती है, जबकि जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। और हाँ, ऐसा और जिसमें हमारे पास सल्फर कंटेंट मौजूद हो तो उसे हम गेंग से अलग करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फ्लोटेशन। इसमें होता यह है कि हम ये वाटर, ऑयल और डिटर्जेंट्स का मिक्सचर ले लेते हैं, उसे मिक्स कर लेते हैं, फिर यहाँ पर
यहां से हम एयर को पास करते हैं इस जेट के थ्रू, यहां से हमारे पास इसमें हम एयर डालते हैं और ये बबल्स ऊपर आती है सरफेस पर। अब कमाल की बात इसमें ये होती है, जो इसमें ऑयली पोर्शन होता है, ऑयली पोर्शन होता है वो लाइटर होता है, तो वो सरफेस पर रहता है, जबकि वाटर पोर्शन होता है तो वो नीचे रहेगा। तो इसमें जो हमने और डाला हुआ है, तो वो और जो है सल्फर कंटेनिंग और, वो इस बबल्स के साथ, फ्रोथ्स के साथ ऊपर आ जाते हैं सरफेस पर, और जो नीचे गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ, पानी उसे सराउंड कर लेता है, उसे खुश्क कर लेता है, उसे नीचे बिठा देता है। सो हमारे पास जो सल्फर कंटेंट होगा वो ऊपर रहेगा, सल्फर और जो गैंग होगा, जो गंदगी होगी, वो नीचे रहेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम पानी के जरिए और इस मशीन के थ्रू जो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, और हमारे पास गैंग पार्टिकल्स नीचे बहते हैं, और पार्टिकल्स नीचे बहते हैं और गैंग पार्टिकल्स बहते हैं। इस फ्लोटेशन में हम ये करते हैं कि हम ऑयल, वाटर और डिटर्जेंट्स को मिक्स कर लेते हैं, इसे हम हवा पास कर लेते हैं, ऊपर बुलबुले आते हैं। सो जो सल्फर कंटेंट होता है वो ऑयल के साथ, ऑयली सरफेसेस बबल्स के साथ मिक्स होके ऊपर आ जाता है, जबकि जो गैंग के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह नीचे हमारे पास गंदगी आ गई, और ये जो सल्फेट कंटेंट हमने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है उसे हम सेपरेट करके ड्राई कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, उसकी फर्दर सफाई कर लेते हैं और उसे खुश्क कर लेते हैं, मतलब ड्राई कर लेते हैं। इसी तरह हम सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से और उसके गैंग से। ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन। हमने मेटल जो ओर था हमारे पास, प्योर ओर था, जो कि रॉक फॉर्म में हमारे पास मौजूद था, हमने डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, हमने डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस की, और डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस करने के बाद हमारे पास प्योर ओर एक तरफ हुआ, और इसका गैंग जो है, इसकी गंदगी जो है, जो रॉक, सैंड, सॉइल थे, वो अलग हो गए। अब इस ओर को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे। द सेकेंड प्रोसेस इज, जो है हमारे पास, वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम रोस्टिंग में करते हैं, रोस्टिंग मींस हीटिंग द कंसंट्रेटेड और इन एक्सेस एयर एट हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम रोस्टिंग में ये करते हैं कि जो हमारे पास और है, उसे एक्सेस ऑक्सीजन में 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक उसे हीट दे देते हैं। तो कॉपर आयरन, फॉर एग्जांपल कॉपर आयरन सल्फाइड हमारे पास एक और है, सही है। इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसके ऑक्साइड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसे ऑक्सीजन, कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन के साथ हीट कर लेते हैं, हवा जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन होती है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो हमारे पास ये इस फॉर्म से फिर हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हियर इज द कूल पार्ट, we are converting the ore into its oxide form. रोस्टिंग में बेसिकली हम जो ओर होता है उसे हम हीट दे देते हैं, ताकि हम उस ओर को, मेटल्स को, जो कि हमारे पास सल्फेट्स, कार्बोनेट्स डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं, उसको इसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ऑक्साइड फॉर्म में हम उसने इसलिए कन्वर्ट करते हैं बिकॉज इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स रादर देन फ्रॉम सल्फाइड्स इन अदर फॉर्म्स। ये इसका सल्फाइड फॉर्म है। कॉपर को उसके सल्फाइड फॉर्म से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत कॉपर को उसके ऑक्साइड फॉर्म से सेपरेट करने में। हम जो हमारे पास और होता है उसको हम उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसकी एक्सट्रैक्शन, इस कॉपर को आसानी से सेपरेट कर सकें। रोस्टिंग में बेसिकली हीट हम इसीलिए देते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो ओर है उसको हम हीट कर लेते हैं फर्नेस में, भट्टी में हम उस ओर को हीट कर लेते हैं, और उस भट्टी को हम कांस्टेंट एयर दे रहे होते हैं ताकि हम उसे ऑक्सीजन दे सके। ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में हम उस भट्टी में हमारे पास जो ओर होता है, कंसंट्रेटेड ओर जो होता है, उसे हम हीट करते हैं। इसलिए हीट करते हैं ताकि जो सल्फाइड फॉर्म है, जो अदर फॉर्म है, वो किस चीज में कन्वर्ट हो सके, उसके ऑक्साइड फॉर्म में, और जो सल्फर गैस है वो निकल सके।
इसको अगर हम हीट देंगे एक्सेस ऑक्सीजन में तो हमारे पास कॉपर अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और सल्फर के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में ये सल्फर यहां से रिमूव होगा। अब इसे कॉपर ऑक्साइड से फिर हम कॉपर को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली रोस्टिंग में हम यही करते हैं, भट्टी में हम कंसंट्रेटेड और ले लेते हैं, उसे हीट कर लेते हैं एक्सेस ऑक्सीजन में ताकि जो हमारे पास और है वो उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, रोस्टिंग करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा स्मेल्टिंग। इस ऑक्सीजनेटेड ये इसकी केमिकल रिएक्शन इस तरह है, यहां पर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कॉपर सल्फाइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर ये जो येलो प्रोडक्ट हमारे पास है ये वही कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सही है। इसी तरह लेट्स सपोज कॉपर अगर हमारे पास कार्बोनेट फॉर्म में है, इसकी भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, इसे हम कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा। अगर कॉपर हमारे पास हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, उसे भी हम एक्सेस ऑक्सीजन में हम भट्टी में उसे हीट करेंगे, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा और हमारे पास H2O रिलीज होगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट, इसको भी अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जो हमने इसे पहले स्लाइड में पढ़ा। हमारे पास अगर कॉपर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं तो उसे हम कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग हमारे पास क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग की अगर हम बेसिक डिफिनेशन करें तो स्मेल्टिंग इज वेयर वी हीट द रोस्टेड ओर विद द कोक एंड सैंड in the blast furnace. Here is the cool part. We get two products, matte and slag. मेट को हमारे पास जो होता है इट इज मेटालिक सल्फर और स्लेग जो होता है ये हमारे पास गंदगी होती है जो हम फर्दर रिमूव करते हैं। सो स्मेल्टिंग हमारे पास क्या होती है? स्मेल्टिंग में जो हमारे पास रोस्टेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर था, उसमें हमने रोस्टिंग की, मतलब ऑक्साइड फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया तो हमारे पास रोस्टेड ओर आ गया। अब रोस्टेड ओर को कोर्क, कोक और सेंड के साथ एक ब्लास्ट फर्नेस में उसे हीट करेंगे। यहां पर हमने वो रोस्टेड ओर डाल दिया, रोस्टेड ओर के साथ हमने कॉर्क डाल दिया और सेंड डाल दिया और ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें हमने इसे हीट किया। अब हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक को हम कहेंगे मेट, एक को हम कहेंगे स्लेग। स्लेग इज द इम्प्योरिटीज, स्लेग इम्प्योरिटीज है और उसे हम इस जंक्शन के थ्रू स्लेग को अलग करेंगे। जबकि जो मेट होता है, दी कॉपर जो मेटल का जो सल्फेट फॉर्म होता है, कॉपर सल्फेट CuS जो फॉर्म था वो क्या था? वो मेट था। जो मेटल का सल्फेट फॉर्म होता है वो हमारे पास मेट कहलाता है। सो मेट हैवी होता है, ये नीचे बैठ जाता है और इस फिर नीचे से हम मेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। द फन फैक्ट इज दैट स्लेग फ्लोट्स ऑन द टॉप बिकॉज इट इज लाइटर देन मैट। ये जो स्लेग होगा इट विल फ्लोट ऑन द टॉप बिकॉज इट इज लाइटर देन मैट और ये हम वहां से रिमूव करेंगे। जो मैट होगा वो हैवी होगा और ये नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, इस भट्टी में प्रोसेस कौन सा होता है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कोक को बर्न किया, कोक को बर्न किया किसके साथ? रोस्टेड आयरन के साथ। तो कोक में हमारे पास क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो हीट देने का जरिया बनता है। जो कॉर्क हम इसमें डालते हैं तो इस रोस्टेड ओर को मजीद हीट देने के लिए हम इसमें कॉर्क डालते हैं और हमारे पास आयरन जो सल्फर फॉर्म में है, आयरन सल्फाइड फॉर्म में है, वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो स्लेग होगा आयरन ऑक्साइड, ये जो आयरन ऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट करेगा सेंड के साथ, SiO2 के साथ, तो हमारे पास स्लेग बनेगा। ये स्लेग क्या होगा? ये लाइटर होगा, ये ऊपर तैरेगा और इसे हम रिमूव करेंगे। और जो मेट होगा कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, मेटल के सल्फाइड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मेट कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है? हम इस तरह करते हैं कि हम रोस्टेड आयरन को इसके यहाँ डाल देते हैं, रोस्टेड आयरन के साथ साथ हम कॉर्क डाल देते हैं और सेंड डाल देते हैं। कॉर्क हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कॉर्क हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो इस रोस्टेड आयरन को हीट देने का जरिया बनता है।
और आयरन सैंड हम इसलिए डालते हैं ताकि ये आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास बना है ये गैंग में कन्वर्ट हो जाए। सो प्रोसेस किस तरह होगा? प्रोसेस इस तरह होगा कि आयरन का जो सल्फाइड फॉर्म था वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में। फिर आयरन ऑक्साइड वही सैंड SiO2 के साथ रिएक्ट करके गैंग में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट कर देता है, लाइटर होता है। तो हमने जो आयरन कंटेंट था इससे वो भी रिमूव किया, हमें कॉपर ही चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, आयरन भी इसे चला गया। अब जो कॉपर सल्फेट है और थोड़ा बहुत जो आयरन सल्फेट बचा है तो वो हमारे पास मेट कहलाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। आई होप आपको स्मिल्टिंग प्रोसेस की भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें इसके रिएक्शन है। ये हमारे पास आयरन सल्फाइड था, ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। आयरन ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसने सैंड के साथ रिएक्ट किया और स्लैग बन गया, FeSiO3 हमारे पास बन गया। ये स्लैग हमारे पास अपर होल से हमारे पास रिमूव हो जाता है और जो मेट बना है हमारे पास कॉपर सल्फेट और जो बचा कुचा आयरन सल्फेट था वो हमारे पास इट इज अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड आयरन सल्फेट। ये हमारे पास मेट जो होता है ये मोल्टन मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का। इसे हम फिर फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे जिसमें जिसे हम कहते हैं बिस्मराइजेशन प्रोसेस। बिस्मराइजेशन में हमारे पास ये होता है, जो बिस्मराइजेशन होता है इसमें फिर हम एक और कंटेनर यूज करेंगे जो एक एग शेप कंटेनर होगा। देखिए बिस्मराइजेशन की अगर हम बात करें सो बिस्मर प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। इसे फिर अगला सिर्फ एक प्रोसेस है दैट इज वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, बट यहाँ पर कॉपर के साथ मजीद खेलने का ये आखिरी प्रोसेस होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं इसमें इसमें हम ये जो बिस्मर कन्वर्टर है, दिस इज बिस्मर कन्वर्टर, ये इन्वेंट किया था हेनरी बिस्मर ने, इसलिए हम इसे बिस्मर कन्वर्टर कहते हैं। ये एक शेप फर्नेस होता है, अंडे की शक्ल की तरह एक भट्टी होती है, आपको दिख भी रही होगी, जो हमारे पास मेट को इसके ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट कर लेती है। ये हमारे पास क्या है, इसमें हमने ऊपर से मेट हमने डाल दिया और ये जो बिस्मर कन्वर्टर है इसमें हमारे पास बिस्मराइजेशन का प्रोसेस होगा और यहाँ पर हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर आएगा। किस तरह आएगा अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। और इसे हम ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं? ब्लिस्टर कॉपर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लिस्टर बबल्स टाइप सरफेस होती है, इसकी पोरस बबल टाइप सरफेस होती है। मसला ये होता है कि जो इसमें हमारे पास इस मोल्टन ब्लिस्टर कॉपर में हमारे पास क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के गैसेस होते हैं। सो जैसे ही हम इसे कूल करते हैं तो इसके सरफेस से सल्फर डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं वो निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के बबल जो निकलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्लिस्टरिंग सरफेस अपेयर होती है, बबल बबल टाइप सरफेस अपेयर होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। इसमें होता क्या है आइए पढ़ते हैं। देखिए मोल्टन मेट जो होता है वो हम इस बिस्मर कन्वर्टर में डाल लेते हैं और यहाँ से यहाँ से इस जंक्शन के थ्रू हम इसे हॉट एयर जो होते हैं वो हम यहाँ से इसे हम हॉट एयर देते हैं। आयरन सल्फाइड जो होगा, आयरन सल्फाइड जो इसमें प्रेजेंट है, आयरन सल्फाइड वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। जो बचा कुचा आयरन था ना, आयरन सल्फाइड था, वो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर हम इसे एयर भी देते हैं और हीट भी देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो आयरन सल्फाइड जो था वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और वही आयरन ऑक्साइड जो होगा वो सैंड मतलब SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा और स्लैग बना लेगा जिसे हम टॉप सरफेस से रिमूव करेंगे और हमारे पास जो कॉपर सल्फाइड था वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यही कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास प्योर कॉपर बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज होगा। सो हमारे पास लास्ट में क्या गया, कॉपर आ गया। अब कॉपर यहाँ पे आ गया, इस पे SO2 गैस भी है। सो SO2 गैस इसके सरफेस से निकल रही है, ब्लिस्टरी सरफेस बना रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये वाला ब्लिस्टर कॉपर जो है दिस इज 95 to 97% प्योर। ये अभी भी कंप्लीटली 100% प्योर नहीं है। ये जो है ये 95 से 97% क्या है, प्योर है।
जो आयरन सल्फाइड था, जो हमारे पास स्मेल्टिंग प्रोसेस में रह गया था, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वही आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लेग बना लेता है, जिसे हम सरफेस से रिमूव कर लेते हैं। जो सरफेस पर ही फ्लोट करता है, जिसे रिमूव करना आसान होता है। जबकि जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट था, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमने कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। वही कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और हमारे पास ये जो कॉपर है, ये कॉपर बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात और करनी है। ये जो कॉपर है ना, ये अभी भी 95 to 97% प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें अभी भी आयरन, मैग्नीशियम, सिल्वर, मैंगनीज, आयरन, सिल्वर और गोल्ड के थोड़े बहुत पार्टिकल्स अभी भी मौजूद हैं, इम्प्योरिटीज जिसे हम कहते हैं। इसको फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए हम एक और प्रोसेस का सहारा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की अगर हम बात करें, हम यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी को, बैटरी को यूज करते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्यूरिफाई ब्लिस्टर कॉपर। Here is the cool part. Impure copper dissolve at anode and pure copper deposit on cathode. यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है। हम इस तरह करते हैं ना कि जो ब्लिस्टर कॉपर हमने, जो लास्ट प्रोसेस जो बिस्मराइजेशन था, जिसमें हमें ब्लिस्टर कॉपर मिला, वो हम एज एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड कर लेंगे और एक थिन शीट ले लेंगे प्योर कॉपर का, वो एज अ कैथोड एक्ट कर लेंगे। और यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट हम कॉपर सल्फेट के यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के यूज कर सकते हैं। यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। अब हमें होगा क्या यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होगी ना, तो जो ब्लिस्टर कॉपर है, जो इम्प्योर कॉपर है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पर Cu+2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा। Cu+2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रेवल करके इस प्योर कॉपर पर आएंगे और यहाँ पर जो Cu+ आयन है ना, वो इस सोल्यूशन से होके पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के तोड़ की तरफ आएगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्योर जो थिन शीट ऑफ कॉपर है, इस पर मजीद कॉपर है, इस ब्लिस्टर एनोड से, ब्लिस्टर कॉपर से अलग होती जाएंगी, डिसॉल्व होती जाएंगी और इस प्योर कॉपर पर लगती जाएंगी। हमारे पास एनोड क्या है? एनोड एक लार्ज प्लेट ऑफ इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर है। कैथोड क्या है? ए थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास कॉपर सल्फेट है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दैट इज 1.3 वोल्ट। जो ब्लिस्टर कॉपर है, जो इम्प्योर कॉपर है 95 to 97%, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा और 99% प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास कॉपर का जो एनोड है, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है। वही हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड वाले प्योर कॉपर की तरफ आ जाते हैं। तो अब कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो Cu+2 आयन है, जिसने एनोड पर अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, वो आके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एंड कैथोड इंक्रीज इन साइज एज प्योर कॉपर डिपॉजिट ओवर इट। अच्छा, जो नीचे होगा वो हमारे पास जो इम्प्योर कॉपर होगा, वो हमारे पास नीचे बैठ जाएगा और उसको हम कहते हैं एनोड मड। Impurities like silver, gold, platinum settle down at the bottom. These are valuable in precious metals. ये ऐसे नहीं है कि हम इसे फेंकेंगे। इस एनोड सैंड को जो इम्प्योरिटीज है, वो भी कीमती होती है। और इस प्रोसेस से हमारे पास जो कॉपर आया है, दैट इज 99.9% प्योर कॉपर। इस सब को जो हमने पढ़ा, यहाँ पर इसका खुलासा करते हैं। देखिए, यह सबसे पहले हमने रॉक्स लिए, रॉक्स को हमने क्रैश किया और इसे हमने और निकाल लिया। और निकालने के बाद हमने इसे डिफरेंट प्रोसेस के से गुजारा। हमने इससे कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन में हमने इसे हैंड पैकिंग की और हैंड पैकिंग के जरिए हमने फ्लोरेशन, जो ये वाला प्रोसेस था, इसके जरिए, और हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग की उसकी, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक और आ गया, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ
शक्ल में है, मुख्तलिफ सल्फाइड्स फॉर्म में, कार्बोनेट्स फॉर्म में, मुख्तलिफ फॉर्म में है। तो फिर हमने इसे फर्नेस से पास किया, रोस्टिंग की उसकी, और हमने इसे इसके ऑक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। अच्छा, रोस्टिंग हम एक्सेस ऑक्सीजन में करते हैं, ऑक्सीजन में करते हैं ताकि हम जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं उसे रिमूव कर सके और ऑक्साइड्स जो मेटल है इसके ऑक्साइड्स बना सके। कैल्सिनेशन हम लिमिटेड एयर में करते हैं या नो एयर में करते हैं, इम्प्योरिटीज में जिसमें हमारे पास जो कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड और हो उसे हम कैल्सिनेशन के थ्रू प्योरीफाई करते हैं। सही है। अच्छा, फिर हमने जो ब्लास्ट फर्नेस में जो ऑक्सीजनेटेड ओर था उसे हमने ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया। ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद हमने इसके साथ जो कोर्क था और सैंड था वो डाल दिया। इसे हमने हीट किया, जो स्लैग था उसे हमने सरफेस से रिमूव किया, जो मैट था वो नीचे रह गया। अब उस मैट को फर्दर फिर हमने बिस्मराइजेशन की उसकी, उसे बिस्मर कन्वर्टर में डाला, उसे एयर और हीट मजीद दी, और जो हमारे पास जो आयरन सल्फेट था उसमें वो जो है वो स्लैग में कन्वर्ट हुआ, और जो कॉपर सल्फेट था वो जो है प्योर कॉपर में कन्वर्ट हुआ। इसके सरफेस पर बबल्स बबल्स टाइप आने लगे, और जो सल्फर ऑक्साइड था वो इसके सरफेस से रिमूव हुआ, और जो मोल्टन यहाँ पर जो मोल्टन मेट था, जो मोल्टन कॉपर था वो कूल हो गया, और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस इसके सरफेस से रिलीज हो गए, तो इसमें पोर्स हो गए, ब्लिस्टर आ गए, इसलिए हम इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। दिस इज 95 to 97% प्योर। फिर इस ब्लिस्टर कॉपर को हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, इसकी इसे एज एनोड लिया, और यहाँ से जो Cu+2 था वो इसमें डिजोल्व होता गया, वो एनोड से आके कैथोड पर डिपॉजिट होता गया, और इस तरह कैथोड पर हमारे पास एक 99.9% कॉपर की एक लेयर बन गई। इस तरह इसकी प्योरिफिकेशन हमने की। अच्छा, हम ये कॉपर को प्योरीफाई क्यों करते हैं? कॉपर इन योर वर्ल्ड, कहाँ पर हमारी दुनिया में कहाँ कहाँ पर मौजूद है? फ्रॉम फोन से जो हमारे हाथों में मोबाइल्स होते हैं, स्टेचूज तक हमारे पास इसमें कॉपर मौजूद है। आपकी जो घर में इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होती है, आपके जो घर के वायर्स होते हैं वो हमारे पास कॉपर से बने होते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कॉपर से बनी है, लेकिन उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, इसलिए ये ग्रीन दिखती है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन है नहीं वैसे। जो कुकवेयर से जो आपके घर या किचन में जो बर्तन होते हैं कॉपर के, वो आसानी से गर्म होते हैं, इसलिए इसमें पकने में टाइम कम लगता है। जो प्लम्बिंग पाइप्स होते हैं वो उसमें जंग नहीं लगता, वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, इसे हम पाइप्स में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोन्स वगैरह में हम इसे यूज करते हैं, गाड़ियों में इसे यूज करते हैं। सो मॉडर्न डे में हमारे पास जो कॉपर है वो तकरीबन हर जगह यूज होता है। जो प्यूरिफिकेशन हमने की, अब देखो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, इस आंसर्स को ना देखो, देखते हैं कि आपने कितना समझा इस लेक्चर से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एक्सट्रैक्टिंग कॉपर? जब कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखो मत देखो मत देखो मत। द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली कंसंट्रेशन, जिसे हम एनरिचमेंट और ड्रेसिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम गैंग को, अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। द सेकंड वन इज कॉपर पर ये ब्लिस्ट, कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं? ये कॉपर का लास्ट पोर्शन आया 95 to 97%, ये ब्लिस्टर कॉपर इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि SO2 जो होता है वो गैस होता है, ये इसके सरफेस पर बबल्स क्रिएट कर लेता है, ब्लिस्टर क्रिएट कर लेता है। SO2 गैस बबल क्रिएट ब्लिस्टर, जो SO2 गैस होता है इसके बबल जो होते हैं यो इस कॉपर के सरफेस पर ब्लिस्टर क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं blister copper. During solidification, sulfur dioxide gap escape and create a porous blister surface. आपको ये बात मैंने काफी डिटेल से अब समझाई। अच्छा, what is the purity after the electrolytic refining? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमारे पास इसके बाद इसकी प्योरिटी क्या थी? बताओ बताओ बताओ। दैट इज 99%। अच्छा, आप कोई दो प्रोसेस बता सकते हो जो हमारे पास कंसंट्रेशन में यूज होती हैं? द फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, सेकंड वन इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, एंड द थर्ड वन इज फ्लोटेशन। अच्छा, फिफ्थ और लास्ट सवाल, व्हाट कलेक्ट्स एज एनोड मड? एनोड मड
में हमारे पास कौन से मेटल्स, कौन सी चीजें मौजूद होती हैं? तो एनोड मड में बेसिकली हमारे पास प्रीशियस मेटल्स, जिसमें हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जैसे मेटल्स आते हैं, इसमें हमारे पास ये यूज होती है। अब देखो, नमोनिक्स में आपको देता हूं, साउंड मैप्स में आपको देता हूं, कुछ ट्रिक्स में आपको देता हूं, ताकि आपको ये चीजें आसानी से याद हो सके। ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने रिएक्टिव मेटल्स और अनरिएक्टिव मेटल्स को किस तरह कौन से नमोनिक्स से याद करना है, वो ये है, प्लीज सेंड कैट, मंकी एंड ज़ेब्रा इनटू कंट्रीज साइन गॉर्डन। तो इसे आप जो रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, इस साइड पे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, फ्रॉम मोर रिएक्टिव मेटल्स टू लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, आप ये याद कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने इसके प्रोसेस को तरतीब से याद करना है तो आपने ये याद करना है, कैन रियली स्मेल ब्यूटीफुल एलिमेंट्स, कैन रियली स्मेल ब्यूटीफुल एलिमेंट्स, कैन मतलब कंसंट्रेशन जिसमें हम जंक्स को रिमूव करते हैं, रियली, कैन रियली, रियली मतलब रोस्टिंग जिसमें हम ऑक्सीजनेशन करते हैं के और उसको उसके ऑक्सीजन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और पैदा करते हैं। द सेकंड कैन रियली स्मेल और स्मेल्ट, द थर्ड प्रोसेस इज स्मेल्टिंग, जिसमें हम ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं। कैन रियली स्मेल ब्यूटीफुल, वेस्पराइजेशन, जिसमें हम मैट को कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लिस्टर कॉपर में। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम 99% प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लेते हैं। कैन रियली स्मेल ब्यूटीफुल एलिमेंट्स, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, मेस्मराइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अब जो मजीद ट्रिक्स हैं, गैंग को आप गार्बेज कंसिडर करो, गंदगी जो सॉइल, सैंड एंड रॉक्स। रोस्टिंग, हमारे पास रोस्टिंग में ऑक्सीडेशन होती है। ब्लिस्टर कॉपर, हम ब्लिस्टर कॉपर इसलिए कहते हैं ताकि सरफेस से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होता है तो ब्लिस्टरी सरफेस अपीयर हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इस तरह करते हैं कि एनोड जो होता है उसे हम ब्लिस्टर कॉपर ले लेते हैं, एनोड डिसॉल्व हो जाते हैं, जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, यू आर नाउ मेटलर्जिकल एक्सपर्ट, मेटलर्जी के आप अभी एक्सपर्ट बन गए। देखिए, मेटलर्जी को आप समझते हो, मेटलर्जी आपने समझ ली कि मेटलर्जी हमारे पास ट्रांसफर ऑफ रॉक इनटू प्योर मेटल्स, जो रॉक है, अब हमने जो रॉक था उसको उसके प्योर मेटल में कन्वर्ट किया। इसमें हमने 5 स्टेप्स यूज की, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसमर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अच्छा, फिर ईच स्टेप्स में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस थे और जो हमने प्रॉपर बैलेंस और सीक्वेंस से पढ़े। कॉपर हमारे पास हर जगह है, वायर से लेके स्टेचू ऑफ लिबर्टी तक हमारे पास कॉपर मौजूद है। आपके घरों में, पाइप्स में, मोबाइल्स में, आप जब भी आइंदा चार्जर यूज करो तो इस बात को सोचो कि ये कौन से प्रोसेस से हमारे पास रिफाइन हुआ है। और फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो हमारे पास 99.9% प्योर कॉपर आया। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, बाकी हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, बदले में सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब मांगते हैं। तो हाँ, वो सब्सक्राइब वाले बटन पर पतीला मारो, कुछ भी करो, पर सब्सक्राइब करो। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।